तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें अब तक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस ने इंसानों के दिमाग को तेज करने के लिए एक वायरस को क्रिएट किया था, और जिन साइंटिस्टों ने उसे क्रिएट किया था उन्होंने उस वायरस को टेस्ट करने के लिए उसे पहले मंकीज के ऊपर अप्लाई किया था। लेकिन एक बार एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही वो वायरस फैल जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस वायरस की वजह से जितने भी मंकीज और एप्स होते हैं वो तो बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन उससे हटकर जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सबके अंदर भी ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, और ये वायरस एक एक करके उन सारे इंसानों की जान ले लेता है। और इसके साथ ही ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस वायरस से इम्यून होकर इससे बच पाते हैं, लेकिन वो जो बचे हुए लोग होते हैं उनके अंदर भी इस वायरस का म्यूटेशन हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे करके बचे हुए ह्यूमंस का दिमाग भी खराब होने लगता है, और बेसिकली उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए उसके बाद से ह्यूमंस ना तो बोल पाते हैं, ना ही चीजों को समझ पाते हैं, और ना ही पहले की तरह समझदार रह पाते हैं। मतलब कि अब दुनिया ऐसी बन जाती है जिस दुनिया में ह्यूमंस जानवर जैसे हो जाते हैं, और जो मंकीज एंड एप्स होते हैं वो सभी इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। अब ये सारी कहानी थर्ड पार्ट तक दिखाई गई है, जहाँ पर उस मूवी के एंड में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ सभी बंदरों के लीडर सीजर की मौत हो जाती है। सो इसीलिए बात करें इस मूवी की, यानी कि किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की, तो इसकी कहानी उसी इवेंट के 300 साल बाद से स्टार्ट होती है। हम ये देखते हैं कि 300 साल बाद दुनिया काफी बदल चुकी है, और दुनिया एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर ह्यूमंस स्टोन एज की तरह रह रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल आदिवासी जैसे हो चुके हैं, और जो बंदर है उन्होंने सभ्यता बसा ली है, इसीलिए वो सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। यहाँ पर हम एप्स के एक बहुत बड़े कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर जंगल में रहता है, और ये सब लोग जंगल में ठीक उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से हमने सीजर के टाइम पर रहते हुए देखा था। इसके आगे हम अपनी कहानी के एक मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है नोआ। नोआ भी इन्हीं सारे एप्स का मेंबर है जो कि जंगल में रहते हैं, और वो बेसिकली इन जंगल में रहने वाले एप्स के लीडर का बेटा है। यहाँ पर हम नोआ के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो कि होते हैं सूना और अनाया। मूवी के शुरुआती सीन्स में हम ये देखते हैं कि नोआ, सूना और अनाया तीनों मिलकर एक ऊंची जगह पे चढ़ के बांस के अंडे इकट्ठा करते हैं, और जब उन्हें अंडे मिल जाते हैं तब वो अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वहाँ कर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी जवान बंदर है उन सभी के पास उनके अलग अलग बाज है, और ये सारे बाज उनके पालतू हुआ करते हैं। अब असल में जब इनके कबीले से कोई भी एप जवान हो जाता है तब उसे भी एक बाज का अंडा दिया जाता है, और जब उस अंडे से बाज फुटकर बाहर आता है तब उस एप को उसकी हिफाजत करनी होती है, उसे पालना पोसना होता है, उसकी ट्रेनिंग करवानी होती है, एंड देन जाकर वो उसे एज अ पेट यूज कर सकता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये सभी अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं, और इस तरह का गाना गाने में यानी कि ऐसा साउंड निकालने में नोआ के फादर यानी कि इनके पूरे कबीले के लीडर सबसे एक्सपर्ट है। अब कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि जब नोआ अपने अंडे को हासिल करके उसे अपने पास हिफाजत से रखता है तब एक दिन रात को अचानक से उसके पास एक ह्यूमन लड़की आती है, और वो बेसिकली नोआ के कबीले में खाने की तलाश में आती है। लेकिन जब नोआ उसे देख लेता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी नोआ से झड़प हो जाती है, और उस दौरान नोआ का अंडा टूट जाता है। अब अपने अंडे के टूटने की वजह से नोआ ये डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल जाएगा और जल्दी से बाज के एक दूसरे अंडे को ढूंढेगा। इसके लिए नोआ अंडा ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तब उसे रास्ते में उसके कबीले के 2 आदमी दिखते हैं, यानी कि 2 एप्स दिखते हैं। वो दोनों एप्स बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े होते हैं, और जब नोआ उनके पास जाता है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है और अब उनकी जान जाने वाली है। नोआ जब उन दोनों से पूछता है कि आखिर ये सब उनके साथ किसने किया है, तब वो लोग नोआ को ये बताते हैं कि असल में जिस तरह से उनके बंदरों का कबीला है ठीक उसी तरह से एक और वानर कबीला है, लेकिन जैसे उनका वानर कबीला जंगल में रहता है बिल्कुल उसी तरह से ये दूसरा वाला वानर कबीला समुद्र के किनारों पर रहता है। लेकिन समुद्र के पास रहने वाले जो ये वानर है वो सभी हमसे बहुत नफरत करते हैं, और इसीलिए ये हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमें मार देते हैं। आगे वो नोआ को बताते हैं कि उन्हीं समुद्री वानर के कबीलों के बहुत सारे आदमी यानी कि बहुत सारे वानर उनके कबीले को ढूंढ चुके हैं, और इसीलिए वो बहुत ही जल्दी हमारे कबीले तक पहुंचकर कबीले को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे। अब ये सारी बातें जानने के बाद ही नोआ सीधा अपने कबीले के अंदर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वैसे ही वो देखता है कि उससे पहले ही दूसरे वानर वहाँ पर आ चुके हैं और उन सबने उसके कबीले को आग लगा दी है। इसके साथ ही वो लोग उसके कबीले के सभी लोगों को बहुत मारते हैं और उन सभी को बांधकर अपना गुलाम बना लेते हैं। साथ ही साथ वो लोग नोआ के फादर पर भी अटैक करते हैं। ये देखकर नोआ अपने फादर को बचाने जाता है, लेकिन वो लोग नोआ को धक्का देकर सीधा नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद नोआ सीधा झाड़ियों में गिर जाता है, एंड देन वो लोग उसके फादर को जान से मार देते हैं। और वो लोग उसके फादर को इसलिए मारते हैं क्योंकि उसका फादर उस पूरे कबीले का लीडर होता है। इसके बाद जंगल के सारे वानरों को सीधा समुद्र के वानरों के पास ले जाया जाता है और उन सभी को समुद्री वानर के लीडर का गुलाम बना दिया जाता है। इसके अगले दिन जब नोआ की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है, साथ ही उसके फादर भी मर चुके हैं एंड उसके कबीले के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। इसके आगे वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और इसके लिए वो अपने फादर को जमीन के अंदर दफना देता है, एंड फिर इसके बाद ही वो ये कसम खाता है कि वो समुद्री वानर के लीडर से अपने फादर की मौत का बदला लेगा और अपने सारे साथियों को छुड़ा कर लाएगा। इसके लिए वो उन सारे बंदरों की तलाश में जंगल जाता है। जंगल जाकर नोआ की मुलाकात एक ओरंगुटान से होती है और ये वाला ओरंगुटान बिल्कुल मॉरिस की तरह दिखता है, बस मॉरिस और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन इस वाले ओरंगुटान का नाम राका होता है, लेकिन ये भी मॉरिस की तरह काफी अच्छा और इंटेलिजेंट होता है। यहाँ पर राका के पास कई सारी किताबें होती है जिन्हें देखकर नोआ राका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर राका उसे बताता है कि ये सारी किताबें हैं और इनके अंदर कई सारे अक्षर और चिन्ह बने हैं और उन सबका कुछ ना कुछ मतलब है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो राका होता है वो नोआ को बताता है कि सालों पहले ऐसे वानर हुआ करते थे जो कि इन किताबों को भी पढ़ पाते थे और किताबों को पढ़ने वाले वानर सीजर के समय में हुआ करते थे। अब सीजर का नाम सुनते ही नोआ राका से पूछता है कि आखिर सीजर कौन है, जिस पर राका नोआ को बताता है कि सीजर वो पहला ऐसा वानर था जिससे उन सारे वानरों के विकास की शुरुआत हुई थी। सीजर एक महान वानर था और उसने वानरों की सभ्यता बसाई थी, उसकी वजह से सभी वानर बोल पाए थे, सभी के दिमाग का विकास हुआ था और तो और सीजर ने वानरों का राजा बनकर सभी का उद्धार भी किया था। इसके साथ ही सीजर का ऐसा माना था कि एक वानर को दूसरे वानर को कभी नहीं मारना चाहिए। अब इसके बाद राका और नोआ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसीलिए वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं उसी टाइम पर उनके पास वो लड़की आती है जिस लड़की ने नोआ से टकराकर उसका अंडा फोड़ दिया था। यहाँ पर उस लड़की को देखकर नोआ उस पर गुस्सा होता है, लेकिन राका उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते थे और इसीलिए हम वानरों को भी इंसानों से प्यार करना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। इसके लिए राका उस लड़की को कुछ खाना देता है, जिसके बाद जब वो लड़की खाना खाती है तब वो उन दोनों की दोस्त बन जाती है। यहाँ पर राका नोआ को ये भी बताता है कि कोई समय ऐसा भी था जब इंसान भी बोल पाते थे, उनके पास भी बुद्धि होती थी और वो भी सभ्यता से बड़े सभ्य तरीके से रहते थे, लेकिन अब इंसानों में बहुत परिवर्तन हो गया है, वो अब बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और अब तो उनके अंदर बुद्धि भी नहीं होती है। अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है, जिसके बाद अगले दिन नोआ,
राका और वो लड़की तीनों मिलकर जंगल में आगे जाते हैं। जंगल में आगे जाकर उन्हें कई सारे और इंसान दिखते हैं और वो इंसान बेसिकली देखने में आदिवासी जैसे होते हैं और वो सब जंगलों में खाना ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे कबीले के वानर आ जाते हैं और वो लोग इंसानों को जान से मारने लगते हैं क्योंकि दूसरा कबीला इंसानों से नफरत करता है। हालांकि नोआ और राका दोनों मिलकर यहाँ से उस लड़की को बचा लेते हैं और उसे दूर ले जाते हैं। वहाँ से सुरक्षित आने के बाद ही वो लड़की उनसे बात करती है और वो उन दोनों को बताती है कि उसका नाम मे है। ये देखकर राका चौंक जाता है और वो ये बोलता है कि आखिर ये लड़की बोल कैसे सकती है। बट ये सुनकर मे उन दोनों को बताती है कि वो असल में बाकी इंसानों से काफी अलग है क्योंकि उसके अंदर न सिर्फ बुद्धि है बल्कि इसके साथ ही वो बोल भी सकती है और उसे कपड़े पहनने का भी ढंग है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि वो जिस इंसानों के झुंड में रहती थी उस इंसानों के झुंड में काफी समझदार लोग थे, लेकिन वो दूसरे कबीले के वानर जिन्होंने आज हमला किया था उन्होंने मेरे कबीले पर हमला करके मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया और इसीलिए सिर्फ मैं ही जिंदा रह पाई हूँ। अब इसके बाद वो तीनों अपना सफर जारी रखते हैं और चलते चलते वो तीनों एक नदी के पुल पर आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि दूसरे कबीले के वानर उन पर हमला कर देते हैं और इसीलिए इसी लड़ाई के अंदर राका पानी में गिरकर बह जाता है। लेकिन नोआ और मे जो होते हैं वो दोनों पकड़े जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को पकड़कर सीधा समुद्री वानर के सरदार के पास लाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वानरों का दूसरा कबीला है ये पूरी तरह से पानी के बगल में रहता है और इन्होंने अपने इलाके में समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। इसके साथ ही इन सभी वानरों का जो सरदार है उसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर। लेकिन ये बहुत क्रूर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा निर्दयी है क्योंकि ये सभी इंसानों से बहुत नफरत करता है और उन्हें देखते ही मार देने का हुक्म देता है। साथ ही साथ ये बाकी के सारे वानरों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है और ये ऐसा चाहता है कि जितने भी वानर हो वो सब के सब उसकी गुलामी करके रहें और वो सारे वानरों के ऊपर हुकूमत करें। मतलब कि बेसिकली प्रॉक्सिमस सीजर का बिहेवियर कोबा जैसा होता है और वैसे इसके नाम में सीजर तो होता है लेकिन एक्चुअली में ये असली वाले सीजर से बहुत अलग होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इन सब का सरदार जो होता है यानी कि प्रॉक्सिमस सीजर वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानता है और उसे पहले के समय में क्या क्या हुआ ये सब कुछ पता होता है। इसके साथ ही उसके पास में एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर काफी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं और पावरफुल टेक्नोलॉजी के एडवांस गैजेट्स होते हैं। लेकिन उस बंकर का दरवाजा बंद होता है और इसीलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है। लेकिन उसका ये लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह से इस बंकर के दरवाजे को खोल ले ताकि उस बंकर के अंदर जितने भी हथियार और पावरफुल गैजेट्स हैं वो उन सभी को हासिल करके सारे इंसानों को जान से मार दे और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना ले और फिर वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया के ऊपर शासन करे। हालांकि प्रॉक्सिमस सीजर इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत इसीलिए करता है क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता है और इसीलिए उसे ये भी पता होता है कि बहुत साल पहले इंसान बंदरों को पिंजरे में रखा करता था और बंदरों को इंसानों की गुलामी करनी पड़ती थी। इसीलिए प्रॉक्सिमस सीजर ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया और वो फिर से होशियार हो गए तो वो एक बार फिर से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे और इसीलिए ऐसा कुछ ना हो इसके लिए वो ये चाहता है कि वो इंसानों के हथियार को हासिल करके सारे इंसानों को खत्म कर दे ताकि उसे रोकने और गुलाम बनाने वाला कोई ना बचे। अब इसके आगे बात करें नोआ की, तो नोआ जब यहाँ पर आता है तो वो अपने सारे साथियों से मिलता है, लेकिन इसके साथ ही वो प्रॉक्सिमस सीजर के बारे में भी सब कुछ जान जाता है और उसके इरादों को जानकर वो ये समझ जाता है कि अगर प्रॉक्सिमस सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ इंसानों को मार देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसके सारे लोगों को भी हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगा। इसके लिए नोआ सीधा मे के पास जाता है एंड वो मे के पास आकर उससे बात करता है जहाँ पर मे उसे बताती है कि उसके सारे लोग यानी कि इंसान अभी काफी कमजोर हो चुके हैं और उसके लिए उसे एक ऐसी किताब की तलाश है जिस किताब से वो अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सकती है, जिसके बाद उसके सारे लोग बोलना सीख जाएंगे। लेकिन वो किताब उस बंकर के अंदर है जिसका दरवाजा बंद है। अब यहीं पर ही मे की बात सुनकर नोआ उसे कहता है कि वो उस बंकर को ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उस बंकर के खत्म होते ही वो अपने सारे लोगों को वापस ले जा सके और अब क्योंकि बंकर खत्म हो जाएगा इसलिए प्रॉक्सिमस सीजर भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर मे भी राजी हो जाती है और वो भी ये कहती है कि उसके लिए भी प्रॉक्सिमस सीजर को रोकना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो भी बंकर करने में नोआ का साथ देगी। लेकिन उससे पहले उसे बंकर के अंदर से अपने लोगों के लिए किताब लेकर आनी होगी। अब इसके लिए मे और नोआ दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपना प्लान आज रात को अंजाम देंगे। अब जैसी रात होती है तब हम ये देखते हैं कि नोआ अपने दोस्त सूना और अनाया को साथ लेता है और उन दोनों और मे के साथ मिलकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिसके बाद वो चारों मिलकर बम बना लेते हैं और उस बम को उसी दीवार के नीचे रख देते हैं जिस दीवार ने वहाँ पर समुद्र के पानी को आने से रोका हुआ था। यहाँ पर बेसिकली नोआ का ये प्लान होता है कि वो पहले मे के साथ बंकर के अंदर जाएगा, उसे जो किताब चाहिए वो उसे दिलवा देगा एंड देन फिर मे उसका साथ देगी, जिसके बाद वो लोग उस बम का इस्तेमाल करके बंकर को उड़ा देंगे। बट असल में मे का प्लान कुछ और ही होता है और इसीलिए अपने प्लान को पूरा करने के लिए मे नोआ, सुमा और अनाया के साथ मिलकर सीधा एक छोटे से खुफिया छेद के जरिए उस बंकर के अंदर आ जाती है। बंकर के अंदर आकर मे को जो किताब चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है, लेकिन उसी दौरान नोआ और उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है। किताब में कई सारी ऐसी इमेजेस बनी हुई है जिनके अंदर बंदरों को पिंजरे में रखा गया है और इंसान उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अब हालांकि नोआ और उसके साथियों को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके मे के साथ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंकर के गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बंकर का गेट खोलते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि बाहर प्रॉक्सिमस सीजर खड़ा होता है और वो भी अपने कई सारे आदमियों के साथ। उन चारों को वहाँ एक साथ देखकर प्रॉक्सिमस सीजर ये समझ जाता है कि इस बंकर के अंदर जो भी हथियार है यानी कि जो भी हथियार उसे चाहिए उन सबको उन चारों ने कहीं ना कहीं छुपा दिया होगा और साथ ही साथ वो चारों उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करे होंगे और इसीलिए उन सबसे बातें उगलवाने के लिए प्रॉक्सिमस सीजर नोआ की दोस्त सूना के ऊपर चाकू रख देता है एंड अपने आदमी से कहता है कि वो उसे मार दे। लेकिन जैसे उसका आदमी सूना को मारने वाला होता है उससे पहले ही मे उसे शूट करके मार देती है। अब इस बंदूक को देखकर प्रॉक्सिमस सीजर काफी खुश होता है और वो बेसिकली मे के सामने शर्त रखता है कि वो उसे और उसके सारे साथियों को जाने देगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि ये सारे हथियार उसे दे दिए जाएं। लेकिन मे किसी भी हालत में प्रॉक्सिमस सीजर के हाथों में हथियार नहीं आने देना चाहती थी और इसके लिए वो वहाँ से जल्दी से भागती है और सीधा दीवार के पास आ जाती है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर उसने बम रखा था। और वैसे तो नोआ ने बम बनाने में मे का साथ इसीलिए दिया था ताकि वो लोग उस बम से बंकर को उड़ा सके, लेकिन हम ये देखते हैं कि मे वहाँ पर उस बम को ब्लास्ट कर देती है और इसीलिए उसकी वजह से वो पूरी दीवार गिर जाती है, जिस वजह से समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है और एक ही झटके में सारे बंदरों को बहा ले जाता है और तो और वो सारा पानी बंकर के अंदर भी घुस जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ के कबीले के जितने भी बंदर होते हैं उन सभी को जंगल में रहने की वजह से ऊपर चढ़ने की काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसीलिए वो लोग पानी से बचते हुए जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन सबकी जान बच जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमस सीजर के जितने भी आदमी होते हैं वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद नोआ उसके सारे साथी सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉक्सिमस
सीजर आ जाता है और वो वहाँ आकर नोआ को मारने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि वो सब उसके गुलाम है, इसीलिए वो सब उसकी गुलामी करते रहे। बट यहाँ पर ही हम ये देखते हैं कि नोआ धीरे से अपने कबीले का वो वाला गाना गाने लगता है जिस गाने से वो सभी अपने बाजों को बुलाया करते थे। और इसीलिए यहाँ पर जैसे नोआ गाना गाता है वैसे प्रोक्सिमा सीजर के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं और वो सब उसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद प्रोक्सिमा सीजर पानी में डूब जाता है। इसके बाद नोआ अपने कबीले के सारे लोगों को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाता है और जंगल आकर वो लोग अपने घर को एक बार फिर से बनाते हैं और पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। अब यहाँ पर मूवी का फाइनल सीन आ जाता है जहाँ पर हमें देखते हैं कि नोआ मे से बहुत नाराज होता है और वो इसीलिए क्योंकि मे ने उसे धोखा दिया होता है और इसीलिए नोआ और उसके सारे साथी ये तय करते हैं कि वो लोग इंसानों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो लोग ये भी तय करते हैं कि अब से वो लोग खुद को बहुत डेवलप करेंगे ताकि वो बहुत शक्तिशाली हो सके और कोई भी उन्हें गुलाम न बना सके। अब इसके साथ ही हमें दूसरा साइड दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी मे को देखते हैं। यहाँ पर मे ने बंकर से जो किताब निकाली होती है वो उसे लेकर सीधा दूसरे इंसानों के पास चली जाती है। मे जब दूसरे इंसानों के पास आती है तब हम ये देखते हैं कि असल में वहाँ पर मे जैसे और भी कई सारे इंसान है, मतलब कि ऐसे इंसान जो की बात कर सकते हैं, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है और वो सभी काफी इंटेलिजेंट है। एंड बेसिकली यहाँ पर ये सभी दुनिया के दूसरे कोनों में रहने वाले ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसीलिए जैसे ही मे इन सबको किताब देती है वैसे वो किताब से जानकर सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और दुनिया के दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं।